हेलो एवरीवन, आज हम हेनरी कैवेंडिश का एक्सपेरिमेंट पढ़ने वाले हैं जिसमें हम जी की वैल्यू मेज़र करते हैं। तो ये कुछ ज़्यादा बिल्कुल भी कठिन नहीं है, लेकिन इनका नाम इसलिए है कि सबसे पहले इन्होंने जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट उसकी वैल्यू कैलकुलेट करी थी लैब में। देखो उसमें कुछ नहीं है, ऐसा तुम्हें समझना है। जैसे मान लो यहाँ इससे एक धागा लटका है, फिर रही ऐसी दो स्ट्रिंग, कैसी रही ऐसी, पहले एक धागा लटका है, ऐसी दो रॉड रही हैं। उसमें एक छोटा एम ऐसा लगा है और एक साइड लगा है ऐसा एम। समझा कि नहीं? देखो इसको समझने की कोशिश करो कि मतलब ऐसे धागे से लटका है। हमने देख लिया इतना सा। ये दो रॉड, मतलब एक रॉड है, यहाँ एक छोटा मास लगा है और यहाँ छोटा मास लगा है। इन दोनों का मास सेम होना चाहिए। जैसे मान लो इसका हमने, देखो उनने अपने अपने हिसाब से लिया होगा तो अपन उतना मतलब नहीं, लेकिन हमने मान लिया इसका हमने 10 ग्राम ले लिया और इसका भी हमने ले लिया है 10 ग्राम। फिर हम क्या लाते हैं, एक बड़े बड़े से स्पेयर लाते हैं। छोटे छोटे स्पेयर हमने यहाँ लगा दिए हैं, बड़े बड़े। तो देखो मतलब यहाँ से कहीं ऐसे, यहाँ से यहाँ रखते हैं और यहाँ से पास में लाके यहाँ रखते हैं। दोनों एक ही टाइम पे लाते हैं और दोनों के बीच में दूरी सेम सेम होती है। क्या होती है? दोनों के बीच में सेम सेम दूरी होती है, जो आर होती है। आर इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास ऑफ बोथ स्फीयर। मतलब इसके और इसके बीच का जो सेंटर ऑफ मास की दूरी होती है उसे हम आर बोलते हैं। और सेम टू सेम यही कहानी कि इसके और इसके बीच के जो सेंटर ऑफ मास की दूरी होती है उसे भी हम आर बोलते हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से लेके यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। इसकी लेंथ है एल, जो रॉड अपन ने ली उसकी लेंथ है एल। यहाँ तक तो मुझे लगता है कोई दिक्कत ही नहीं होगी, कोई समस्या नहीं है। देखो जैसे मान लो हमने ये दो ऐसी कैप ले ली हैं, मान लो सिस्टम ऐसा रखा है। हम जब ये ऐसे जब इसके पास लाते हैं तो इसमें क्या लगेगा, एक लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स। हमने कहा था जहाँ जहाँ मास होता है अगर दो पार्टिकल्स उनके पास मास है तो उनमें ग्रेविटेशनल फोर्स ज़रूर लगेगा। तो क्या करेगा, ए इस साइड जाने की कोशिश करेगा और ए इस साइड जाने की कोशिश करेगा। तो आखिरकार यहाँ पर टॉर्क सा मतलब कपल सा देखने को मिल रहा है कि नहीं? तो ए कुछ ना कुछ एंगल से क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ ये डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये थीटा ए जितना ये उतना ये थीटा। मुझे उम्मीद है कि हाँ तुम्हें काफ़ी आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आसान सा सिस्टम है। तो अगर हम पूछें कि इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, देखो ये जैसे मान लो ये आर तब का है जब ये इसके मतलब पास आ जाता है। क्या है, इसके पास आ जाता है, मतलब जब ये ट्विस्ट होकर इसके पास आए तब आर की दूरी है। तो अगर हम पूछें कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, तुम कहोगे देखो सिस्टम कुछ ऐसा है, राइट? ये फाइनल कंडीशन है। इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, आर है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी अपन को मतलब नहीं क्या मैटर करती है क्या नहीं। जैसे जब ट्विस्ट होके आएगा तब की हम बात कर रहे हैं। तो इसके मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक आर मान लो, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ जब ट्विस्ट हो गई वहाँ की आर है। तो आर है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास ऑफ द बोथ स्फीयर। तो हम जानते हैं कि दो पार्टिकल्स के बीच का क्या होता है, जी एम। इसका मास एम ले लिया, इसका नाम हमने एम ले लिया। इसका जो एम ले लिया हमने मान लिया है 2 kg। कन्फ्यूज माना है, मुझे नहीं पता क्या लिया है क्या नहीं, इतना हमें परेशान नहीं होना है। एम अपॉन आर स्क्वायर, मतलब इन दोनों के बीच में इतना फोर्स, या कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में इतना फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। मुझे लगता है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अब देखो ये बॉडी ऐसे से ऐसे गई है तो मतलब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा कि नहीं? तो उसी हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की क्या करते हैं, वैल्यू मतलब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। देखो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कैसे निकालते हैं कि इसमें एक कपल सा फॉर्म हो रहा है कि जैसे मान लो कि पेन होता है ना, कि तुम अगर एक इस साइड खींचेगे इस साइड का तो रोटेट कर जाता है कि नहीं। जैसे देखो मैं इस साइड इसको खींच रहा हूँ, इसको खींचेगा तो ऐसा टॉर्क
तो डिफ्लेक्ट होगा कि नहीं, इतना हमने कंफर्म कर लिया है। तो बेसिक से हम देखेंगे कि आखिरकार कौन सा फोर्स लग रहा है। तुम कहोगे वो लग रहा है एफ, तुम कहेंगे एफ। हम कहेंगे आखिरकार लेंथ कितनी है, तुम कहोगे एल। तो एफ इंटू एल होगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के नहीं। और अगर कोई जानता हो कि हमारे पास एक फॉर्मूला और होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क निकालने का, वो होता है, क्या होता है, देखो अगर ये जितना ये डिफ्लेक्ट होगा उतना ही इस स्ट्रिंग जो जो लगी है उसमें रीस्टोरिंग टॉर्क हो जाएगा। टॉर्क देखो इसको तो अपन कुछ ऐसे समझते हैं, जैसे मान लो ये अपने पास पन्नी है, अगर देखो इसको ऐसे मोड़ते हैं तो यहाँ देखो एक रीस्टोरिंग टॉर्क आता जाता है। जब इसको छोड़ते हैं तो देखो उसी की वजह से दोबारा अपनी पोजीशन पे आने की कोशिश करता है। तो उसका फॉर्मूला होता है के थीटा। इसमें ज़्यादा परेशान नहीं, आगे जब चैप्टर आएंगे उसमें तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो आखिर का जो क्या होता है, ये जो के होता है इसी को हम बोल देते हैं टॉर्सन कांस्टेंट। कन्फर्म। देखो जो रोटेट हो रहा है उसमें देखा कि हमने दोनों टॉर्क की वैल्यू क्या है, सेम है। तो देखो सुनो, इसको अपन कैसे लग सकते हैं, जी एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू एल। मतलब जितना ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है उतना ही रिस्टोरिंग टॉर्क है, तो ये अच्छी बात है। तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर इंटू एल इक्वल टू के थीटा। तो जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, के थीटा आर स्क्वायर अपॉन एम एल। हो गया कन्फर्म कि नहीं। ये रही तुम्हारे पास एक जी की वैल्यू। ये बड़े मास का स्फीयर है, जो बड़ा स्फीयर उसका मास है, ये छोटे हैं तो एल आखिरकार इन दोनों की जो जो छोटे छोटे उन दोनों के बीच की दूरी, आर स्क्वायर मतलब बड़े और छोटे के बीच की दूरी, थीटा आखिरकार कितने से डिफ्लेक्ट हुआ है, और के हुआ है टॉर्सन कांस्टेंट। इन सब की जब तुम वैल्यू रखोगे तो तुम्हें उसकी जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू kg-2। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये वाला एक्सपेरिमेंट काफ़ी आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा कि अगर जी की वैल्यू लैब में कैसे निकाली गई थी। तो बताइए कि आपको कैसे लगा है। अगर और भी टॉपिक सर जो भी जिस भी टॉपिक में परेशानी आ रही हो तो वो टॉपिक का नाम डालें और बाय KP सिंह लिख दें, तो आपको वो आसानी से वो टॉपिक मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने 3 फ्रेंड के साथ ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें।